हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम वापस आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 आयन विनिमय। तो इसका इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो क्या होगा, आयन विनिमय क्या है। आयन विनिमय होता है एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। और कैसा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी, जब ठोस द्रव आदि आपस में क्रिया करके आयनों का विस्थापन करते हैं तो क्या कहलाता है, आयन विनिमय। जब क्या कर रहा है, ठोस और द्रव है, आपस में क्रिया करके आयनों का क्या करते हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि प्लस चार्ज का माइनस पे जाकर लगना, क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इसको क्या कहते हैं, आयन विनिमय। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी कि विनिमयशील प्रवस्थाओं के मध्य, क्या विनिमयशील प्रवस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। और आयन विनिमय की बात करें, अगर जो आयन विनिमय होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, धनायन विनिमय। धनायन विनिमय क्या होता है, धनायन विनिमय होता है कि ये क्या है, पृष्ठीय क्रिया है। पूर्ण रूप से क्या है, पृष्ठीय क्रिया है जो किस पे देखी जाती है, अधिक ह्यूमस व क्ले में। और क्योंकि क्ले जो होता है और ह्यूमस ये क्या करते हैं, अपने पृष्ठों पर ऋणावेश होने के कारण क्या करते हैं, ये धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इस क्रिया में जो पदार्थ के कण वो कैसे होते हैं, समान संख्या में होते हैं और क्या होते हैं, समान भाग लेते हैं। इसके अलावा जो धनायन के कण हैं वो ऋणायनों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके साथ साथ जो धनायनों का जो विस्थापन है वो एक निम्न प्रकार से निम्न में देखा जाता है। किस में देखा है, पादप की जड़ों में, पृष्ठीय मृदा एवं उपस्थित ह्यूमस पर। इसके साथ ही क्या है, ह्यूमस के जो 2 कणों के मध्य में क्या देखा जाता है, धनायन विनिमय। और इसके साथ क्या, इसलिए जो धनायन विनिमय है इन दोनों पृष्ठों पर होती है। इसमें देख लीजिए कि पोटेशियम है, इस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। और ये क्या है, कैल्शियम। अभी पोटेशियम को अपने साथ क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी प्रकार जो मृदा में उपस्थित खनिज ह्यूमस के कणों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब जो पौधों की जड़ों के द्वारा जो स्वतंत्र हुए धनायन तथा क्ले और क्रिस्टलीय और ह्यूमस कणों के जो पृष्ठ पर उपस्थित धनायन में क्या देखा जाता है, धनायन विनिमय देखा जाता है। और इसके बाद अलग और बात करें तो क्या होगा, जो मृदा विलयन में उपस्थित धनायनों तथा क्ले क्रिस्टलीय और ह्यूमस कणों की सतह पर उपस्थित धनायनों में देखा जाता है। और क्या होता है 2 ह्यूमस कणों या 1 क्ले क्रिस्टलीय या फिर 1 ह्यूमस क्रिस्टल की सतह पर उपस्थित धनायनों में धनायन विनिमय देखा जाता है। जो धनायन विनिमय है वो घटना क्या है, अगर इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है, जब हम क्या साधारण मृदा में किसी उदासीन लवण का विलयन जैसे KCl हो गया, विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है, विलयन से पोटेशियम की कुछ मात्रा मृदा द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है तथा समान मात्रा में क्या करते हैं, कैल्शियम मृदा में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब बात करें इसकी क्रियाविधि की, तो क्रियाविधि क्या होगी, धनायन विनिमय को क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण या अध्ययन करने किसके द्वारा समझा जाता है, विद्युत गतिकीय सिद्धांत द्वारा समझा जाता है। कि जो व्याख्या है विनिमय की, व्याख्या की बात करें तो विद्युत गतिकीय सिद्धांत क्या होगा, विद्युत गतिकीय सिद्धांत द्वारा समझी जाती है। जो इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन जो होते हैं उनको क्या है, आयनिक द्विपर्तिक की बाहरी परत बनाते हैं। अब जो जल में निलंबित करने पर दोलन की अवस्था में होते हैं। इसके अलावा मृदा में जो धनायन द्विपर्तीय आयनिक अवस्था बनाते हैं जो मिसेल की तरह किसकी तरह कार्य करते हैं, मिसेल की तरह कार्य करते हैं। और जो एक विद्युत अपघटे जो के विलयन की उपस्थिति में मिलाए गए विद्युत अपघटे का धनायन आंतरिक ऋणायन परत तथा दोलन करते हुए धनायनों की बाहरी परत के बीच में चला जाता है। इसके अलावा जो धनायनों का प्रकार विनिमय रहता है, अब विनिमय आयनों के प्रकार, विनिमय क्या करते हैं, मृदा में जो अधिकांश पाए जाने वाले धनायन कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सोडियम तथा अमोनियम। इसके अलावा जो अत्यधिक अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय, मृदा में क्या कौन सा होता है, AlOH2 अधिक होता है। इसके साथ जो सबसे अधिक धनायन कौन सा है, कैल्शियम होता है। और जो अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अधिक होता है। और ये जो क्या करता है, मृदा की pH को नियंत्रित करता है। और क्षारीय मृदा में पूछे तो क्या होता है, क्षारीय मृदा में क्या होता है, सोडियम प्लस अधिक होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मृदा में पाए जाने ऋणायन कौन से होंगे, ऋणायन होंगे कि मृदा में ऋणायन कौन से होंगे, SO4-, Cl-, NO3-, H2PO4-,
HCO3 माइनस आदि ऋणायन पाए जाएंगे। मृदा में अगर सबसे अधिक ऋणायन की बात करें तो कौन सा होगा, SO4 माइनस होगा। इसके साथ ही जो काली मिट्टी में धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। और जो कले में जो बालू तथा बलुई मृदा होती है, इसमें अधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है, अधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है। उसके अलावा बात करें हम ऋणायन विनिमय की, ऋणायन विनिमय क्या होता है, ऋणायन विनिमय क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, अम्ल विनिमय भी कहते हैं। इसी क्रिया जिसमें OH माइनस का विस्थापन हो, किसका विस्थापन हो, OH माइनस का विस्थापन हो, उसको क्या कहते हैं, ऋणायन विनिमय कहते हैं। इसके साथ जो ऋणायन विनिमय है वो किसको बढ़ाता है, अम्लता को बढ़ाता है, अम्लता को बढ़ा। इस स्थिति में ऋणायन क्या करते हैं, मृदा विलयन में अन्य ऋणायनों के बदले में विनिमय करेगा तथा इस प्रकार क्या होगा, मृदा में ऋणायनों की घटना होती है। और ऋणायन का कार्य क्या करें तो ऋणायन क्या करते हैं, विनिमय मुख्य रूप से जो होते हैं pH प्रतंत्र का कार्य करते हैं। और जो धनायन विनिमय के विपरीत ऋणायनों को रखने की क्षमता जो होती है वह अम्लता के साथ साथ बढ़ती जाती है। अगर हम उदासीनता की बात करें तो उदासीन मृदा के निश्चित आयन से जैसे कैल्शियम हो गया, NO3 हो गया, का अधिशोषण बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। इसके अलावा मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, अब मृदा की धनायन विनिमय क्षमता की बात करते हैं तो मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता है तो क्या कहते हैं, मृदा पर उपस्थित अधिशोषित धनायनों पर निर्भर करती है। जो मृदा पर उपस्थित जो धनायन होते हैं उन पर निर्भर करती है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। जो धनायन विनिमय क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कहते हैं। यदि 1 किलोग्राम क्या करें, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयन तथा उसके समतुल्य अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मृदा की क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता है। इसके अलावा किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता जो है उसके मोल की बात करें तो कितना होगा, 10 सेंटीमोल किलोग्राम। अब जिस मृदा की जितनी अधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है वह उतना ही अधिक धनायन शरण करती है। क्या शरण करती है, धनायन शरण करती है, जिसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। और यदि किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, 10 सेंटीमोल किलोग्राम है तो उस मृदा के 1 किलोग्राम में 10 सेंटीमोल 1 हाइड्रोजन प्लस अधिशोषित होंगे। अब नोट क्या करें, मृदा में CEC कितनी है, 10 सेंटीमोल किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम में कितना होगी, 1 किलो में क्या होंगे, H+ आयन अधिशोषित होंगे। इसके साथ करें एक सारणी दे रखी है, सारणी में क्या है, जो केओलिनाइट है, केओलिनाइट का औसत मान कितना होता है, 8। और इसका परिसर की बात करें तो क्या होगा, 3 से 15 की रेंज में होता है। और इलाइट की बात करें, इलाइट में औसत मान कितना होगा, 30। और परिसर की बात करें तो कितना होगा, 20 से 40। इसके अलावा मोंटमेरोलाइट की बात करें, मोंटमेरोलाइट कितना होगा, 80 से 80 होगा। और परिसर कितना होगा उसका, 60 से 100। और वर्मिकुलाइट के औसत मान कितना होता है, 150। और परिसर कितना होता है, 100 से 200 के बीच में होता है। इसके अलावा क्लोराइड का औसत मान कितना होगा, 30। और जो इसका परिसर मान है वो कितना होगा, 20 से 40। और एलोफोन क्या होता है, औसत मान कितना होता है इसका, 100। और उसका परिसर कितना होता है, 50 से 200 की रेंज में होता है। अब बात करें ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, इसका औसत मान कितना होता है, इसका औसत मान होता है 4। इसके अलावा परिसर के मान का क्या होता है, परिसर होता है इसका 3 से लेकर 10 के बीच में होता है। अगर ह्यूमस के औसत मान की हम बात करें तो कितना होगा, इसका औसत मान होगा 200। और इसका परिसर मान कितना होगा, 100 से 300 के मध्य होता है। और इसके में नोट होगा कि जो ये सभी मान है ये कितने के मध्य होंगे, 3 से 45 की रेंज में ही होंगे। अब धनायन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो कौन कौन से हैं, पहला है मृदा कणाकार। मृदा के कण क्या कहते हैं, महीन कणाकार मृदा में धनायन विनिमय क्षमता मोटे कणाकार वाली मृदा से अधिक होती है। जो महीन जो छोटे मृदा के छोटे कण होते हैं उनमें धनायन विनिमय क्षमता कैसे होती है, अधिक देखी जाती है मोटे कणों के माध्यम। इसके अलावा जो बलुई दोमट मृदा की जो CEC होती है वह कितनी होती है, 5 से 10। जबकि जो मटियार दोमट की जो CEC होती है वह कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमोल किलोग्राम होती है। उसके बाद करें क्ले की मात्रा व प्रकार। क्ले की मात्रा,
कि अगर क्ले की मात्रा अधिक होने पर क्ले की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी। अगर क्ले में क्या होगी, क्ले की मात्रा अधिक होगी तो धनायन विनिमय क्षमता उसकी कैसी होगी, धनायन विनिमय क्षमता उसकी अधिक होगी। और जो चिकनी मिट्टी में सी अधिक होती है। इसके साथ साथ जिन मृदाओं में मोंटमेरिलाइट क्ले की मात्रा अधिक होती है उन मृदाओं की अपेक्षा जिनमें इलाइट तथा केओलिनाइट क्ले पाई जाती है उनकी क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। मतलब क्या कह रहा है कि जिन मृदाओं में इलाइट और केओलिनाइट क्ले पाई जाए उनकी क्या होगी, धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। इसके अलावा पीएच क्या होता है, पीएच में बात करें तो क्षारीय मृदाओं में अम्लीय की तुलना में सी कैसी होती है, अम्लीय की तुलना में सी अधिक होती है। मतलब क्षारीय की जो पीएच होती है, क्षारीय पीएच में जो सी होगी वो कैसी नहीं होगी, अधिक होगी अम्ल की तुलना में। इसके साथ साथ जब पीएच में वृद्धि के साथ साथ क्या करते हैं, आयनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अतः जो सी होती है वह पीएच बढ़ने पर क्रमिक रूप से बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ मृदा में हो, जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ मृदा में हो तो उनकी ही कितनी सी अधिक होगी, सी की धनायन विनिमय क्षमता उनकी अधिक होगी क्योंकि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। अब धनायन विनिमय और पादपों में पोषण, धनायन पादपों में पोषण अधिशोषित आयनों पौधों और सूक्ष्म जीवों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो पादप आयन विनिमय की क्रिया द्वारा धनायन विनिमय की क्षमताओं को बनाए रखते हैं तथा यह कितने 3 बातों पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, इस संबंध में विनिमय 2 स्तर से कार्य करता है। जो धनायन पादपों में पोषण करते हैं इनमें 2 कार्य होते हैं। पहला कौन सा होगा, ठीक है कि पोषक तत्वों को संतुलित करता है जब मृदा विलयन में चले जाते हैं। इसके अलावा विलयन में यह मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों में संपर्क में आते हैं तो उनका क्या करते हैं, शोषण कर लेते हैं। और दूसरा कार्य क्या होगा, दूसरा कार्य की बात करें तो क्या होगा, यदि मूल रोमों और सूक्ष्म जीव द्वारा मृदा कोलाइड सतह के निकट संपर्क में होते हैं तो क्या होगा, तो मृदा कोलाइड को मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों के धनायन के बीच में एक सीधा विनिमय भी हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों में पृष्ठ पर पैदा हुए H+ आयंस और अधिशोषित पोषक धनायन में विनिमय होता है, जिससे क्या होता है, पोषक तत्वों का जल निकास द्वारा नष्ट होने का भी भय नहीं रहता। अब क्या करें, ये क्या कह रहा है, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। 3 बातें कौन कौन सी हैं, पहला है धनायन संतृप्ति, दूसरा क्या है सहगुणित आयनों का प्रभाव, फिर तीसरा क्या है कोलाइडी के प्रकार। तो पहला देखते हैं धनायन संतृप्ति। पोषक का धनायन विनिमय क्षमता पर अनुपात बना रहता है। क्या कहें, पोषक तत्वों पर धनायन विनिमय का जो अनुपात है वो कैसा रहता है, बना रहता है। तो यह जो है कैल्शियम आयन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, कैल्शियम आयन पर निर्भर करता है, जिसके कारण क्या होता है, धनायनों का विस्थापन हो जाता है। और उदाहरण के लिए यदि मृदा की कैल्शियम संतृप्ति प्रतिशतता अधिक होगी, क्या होगी, मृदा की कैल्शियम संतृप्त प्रतिशतता अधिक होगी तो इसका क्या होगा, विस्थापन तुलनात्मक आसान और शीघ्र होगा। दूसरा है सहगुणता आयनों का प्रभाव। सहगुणता आयनों का प्रभाव क्या होगा कि अगर एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन सहगुणित होते हैं वे पौधों के लिए पोषक तत्व की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, पोषक तत्व की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम के अधिक से पोटेशियम की प्राप्यता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, प्राप्यता कम हो जाती है। कैल्शियम के अधिकता से पोटेशियम की प्राप्यता कम हो जाती है। इसी कारण पोटेशियम की जो मात्रा है भी मैग्नीशियम की प्राप्यता का कम कर देता है। खैर कैल्शियम अपने साथ साथ समतुल्य धनायन को भी अधिशोषित करा देता है। तीसरा हम बात करें कोलाइडी के प्रकार। कोलाइड के प्रकार से कैसे, मृदा में उपस्थित कोलाइड क्या करते हैं, अपनी अलग अलग सींच रखते हैं। जैसे अगर उपस्थित जो अनेक कोलाइडी होते हैं मृदा में तो क्या रखते हैं, अपनी अपनी अलग अलग धनायन विनिमय क्षमता रखते हैं। जैसे मोनोमेरिलाइट में केओलिनाइट की अपेक्षा कैल्शियम अधिक शक्ति से आधारित होता है, इसलिए जो मोनोमेरिलाइट होता है उसमें कैल्शियम प्राप्त करने के लिए उसमें चूना मिलाकर कम से कम उसकी जो प्रतिशत बेस संतृप्ति होती है वो कितनी 70 लेनी चाहिए। और दूसरी ओर केओलिनाइट जिससे कम प्रतिशत बेस संतृप्ति को स्वतंत्र कर देती है। उसके बाद धनायन विनिमय क्षमता पर मृदा क्षमता तथा मृदा उर्वरता। जो संपूर्ण कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के पश्चात धनायन विनिमय क्षमता पर सबसे महत्वपूर्ण होती है।
क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है किस पे, कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के पश्चात तथा कृषि क्षेत्र में जो उपजाऊ मृदा बनाने के लिए मृदा में होने वाले वाष्पीकरण के कारण धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। किसके कारण बढ़ जाती है, वाष्पीकरण के कारण धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वह क्या करती है, बढ़ जाती है। जब मृदा में उपस्थित CC होती है वह कैसी होती है, CC कैल्शियम आयन वातन रंध्रकोश वायु संचार पर निर्भर करती है। मतलब किस पर CC किस पर निर्भर करती होगी, कैल्शियम आयन पर, वातन पर, रंध्रकोश पर और क्या है, वायु संचार पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ उपजाऊ मृदा में जो CC का मान होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम प्रधान कले में वातन और जल निकास का अच्छा होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अधिक कले अंश के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाते हैं। जो बेस असंतृप्त मृदाओं में क्या होता है, विनिमय हाइड्रोजन तथा एल्यूमिनियम के कारण अधिक अम्लता होती है। हालांकि ये क्या करते हैं, मृदा को भुरभुरी कर देते हैं, लेकिन जब बेस असंतृप्ति की प्रतिशतता 30 से अधिक होती है तो क्या होता है, इन मृदाओं में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। ऐसी स्थिति में चूने का प्रयोग किया जाना चाहिए। जबकि जब विनिमय सोडियम की मात्रा कुल विनिमय धनायन की 10 से 15% से अधिक होती है तो क्या है, तो मृदा क्षारीय होती है। कैसी हो जाती है, मृदा क्षारीय हो जाती है। इसके बाद हम बात करें मृदा में प्रतिशत बेस संतृप्ति, तो अधिशोषित धनायनों के दो समूह अम्ल व क्षार विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। क्या करें, अधिशोषित धनायन जो दो अम्ल व क्षार विपरीत कैसे प्रभाव दर्शाते हैं, विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं, क्योंकि अम्लीय मृदा में H+ आयन तथा Al+3 की अधिकता होती है। जो अधिशोषित हाइड्रोजन प्रत्येक रूप से मृदा विलयन से H+ आयंस के सांद्र में वृद्धि करते हैं, जबकि जो Al+3 है, जो आयंस जो हैं ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से जल विश्लेषण द्वारा करते हैं। अब बात करें अधिकांश जो अन्य धनायन जिन्हें विनिमय भस्म कहते हैं, क्या कहते हैं, विनिमय भस्म, तो क्या करते हैं, मृदा को क्षारीय बनाते हैं। अब कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्मों की प्रतिशत मात्रा को क्या करते हैं, मतलब जो कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्मों की प्रतिशत मात्रा को ही क्या कहते हैं, बेस संतृप्ति कहते हैं। अब बेस संतृप्ति जो है उसका निम्न सूत्र द्वारा बताई जाती है। पर प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या होती है कि कुल विनिमय भस्म बट्टा धनायन विनिमय क्षमता गुना 100। इसका अगर हम उसका शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे, V बराबर 100S/T। और जो मृदा की जो बेस संतृप्ति कितनी मानी जाती है, 80 मानी जाती है। यदि ये क्या करते हैं, यह जो क्या प्रतिशत बेस संतृप्ति धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता है जो कोलाइड संकीर्ण पर विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है। तो जो यदि किसी मृदा की जो बेस संतृप्ति है वो कितनी 80% है तो किसका अभिप्राय क्या होगा, इसकी अभिप्राय है कि उसकी जो CC का जो 4/5 भाग भस्मों से तथा जो 1/5 भाग है वह हाइड्रोजन प्लस तथा एल्यूमिनियम +3 आयन से संतृप्त है। प्रतिशत जो भस्म संतृप्ति का मृदा pH से गहरा संबंध है, इस प्रतिशतता के अधिक होने से क्या होगा, अधिक होने से मृदा pH जो क्या होगी, अधिक हो जाता है। जब विभिन्न प्रकार के मृदाओं में भस्म संतृप्ति जो कहते हैं भिन्न भिन्न होती है। और जो शुष्क जो आयन विनिमय, अगर हम आयन विनिमय का जो महत्व की बात करें तो महत्व क्या होगा, इनके महत्व जो पौधे के पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया तथा फास्फोरस आदि की अपर्याप्तता को प्रभावित करते हैं। और जो कोलाइडी होते हैं, कोलाइडी कले पर क्या करते हैं, उपयुक्त प्रकार के धनायन प्रदान करके मृदा संरचना को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है तथा क्या करता है, स्थायी संचार के लिए क्या करते हैं, उत्तरदायी होता है। और तीसरे हम बात करें तो क्या होगा, ये क्या करते हैं, मृदा निर्माण के प्रक्रमों जैसे क्या होगा, कले खनिजों का विकास हो गया तथा क्षेत्रीय व अंतर क्षेत्रीय मृदाओं निर्माण को नियंत्रित करता है। तो यह अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं के सुधार में कार्य करता है। इसके साथ जब हम इसका महत्व देखें तो क्या करें, मृदा यह उर्वरकों के प्रभाव तथा उर्वरकों के प्रयोग को भी प्रभावित करता है। तो क्या हो गया, ये क्या होंगे, ये हो गया आयन विनिमय के महत्व थे। तो आज की क्लास में इतना ही, हम ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे और जल्दी से जल्दी आपके लिए दूसरे चैप्टर के भी नोट्स अवेलेबल कराएंगे। धन्यवाद।